है आप देख रहे हैं आवाज़ गढ़वा की और मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। फिलहाल हम मौजूद हैं भवनाथपुर के 81वें विधानसभा क्षेत्र यानी कि झारखंड के 81वें विधानसभा क्षेत्र भवनाथपुर में, जहां इस बार विधानसभा चुनाव में एक ऐसे शख्स भी एंट्री मारने वाले हैं जो ज़मीनी मुद्दों पे लड़ाई लड़ेंगे। ज़मीनी मुद्दे यानी कि कह सकते हैं शिक्षा पे, रोज़गार पे और साथ ही साथ बात होगी स्वास्थ्य पे। नाम है पंकज चौबे जी। स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरने वाले हैं, चुनौतियां कितनी होने वाली हैं और साथ ही साथ सबक भी कितना ले रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने लगातार जनसंपर्क अभियान भी चलाया है। फीडबैक कैसी आ रही है, जनता क्या चाह रही है, जनता कितनी बदलाव चाह रही है, सारी बातों पे बात करेंगे। पहले स्वागत करते हैं, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज चौबे हुआ और मैं सिनी ताली ग्राम सिनी ताली का भवनाथपुर मेरा जो थाना हुआ वो भवनाथपुर है और मैं भवनाथपुर विधानसभा से पहली बार इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। पहला बार मैदान में उतर रहे हैं आप, यस। किस तरह से अंदर आपके चीज़ें हलचल हो रही है कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र जहाँ से हमेशा से हॉट सीट रही है, लगातार विधायकों में आपसी कह सकते हैं चीज़ें देखने को मिलती है। पंकज चौबे जी वो चेहरा है जो पहली बार राजनीति के मैदान में एंट्री करने वाले हैं। कैसे आप इन चीज़ों को देख रहे हैं? कभी भी कोई भी अगर इलेक्शन में या चुनाव में आता है तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ उसके साथ दिखती है या कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसके कारण कि उसको इस चुनावी दलदल में घुसना पड़ता है। जैसे कि मैं 2-3 मुद्दों को आपके सामने लाना चाहता हूँ। यहाँ रोज़गार एकदम से नहीं है। पहले मैं आज से 2-4 दिन पहले मैं एक कुसवानी गांव में गया। वहाँ एक बेंगलोर में लोग काम करने के लिए गए थे और देवेंद्र नाम है उनका। तो उनका लाश भी नहीं आने पाया। उनका एक बच्चा है 2 साल का और एक पेट में बच्चा है। समझिए कि ऐसा स्थिति है कि लोग लाश तक नहीं लाने पा रहे हैं और एक घर के लिए तरस रहे हैं। उनका मिट्टी का घर है। उनके यहाँ अगर आप देखिएगा तो आपको आँख से आंसू आ जाएगा। लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं, यहाँ जिनको आप लोगों ने चुन के एक सीट पे बैठाया है, वो वहाँ देखने तक नहीं गए हैं। अपना एक आदमी को भेज दिए, बोले कि कुछ उनको सामान दे के आ जाओ। वहाँ क्या किया गया कि 5 किलो चावल, 5 किलो आटा यही देकर मैं कल गया था तो पता चला कि 5 केजी चावल और 5 केजी आटा दिया गया। अब आप खुद समझिए कि लोगों को कितना नीचे गिरा दिया गया है। लोगों को ये समझने लोग लगे हैं कि बस इतना सा 5 केजी चावल और आटा दे दिए, उतने पे ही हम बहुत महान आदमी बन गए। जबकि एक टाइम ऐसा था कि वो खुद इस स्थिति में थे। वो स्थिति आज सिर्फ़ और सिर्फ़ जनता का पैसा से आज हज़ारों करोड़ के मालिक बन के बैठे हुए हैं। उसमें से 2 पैसा वो निकाल नहीं सकते। वो पैसा आया कहाँ से? बहुत सारा लोग हैं जो कि ये बोलते हैं कि मैं ये कर दूँगा तो आपके यहाँ मतलब खुशहाली आ जाएगा। इस बार चुनाव में हमको जिता दीजिए, तो लगता है कि वो भगवान की तरह एकदम पूरा आएँगे और सारे एरिया का दुःख दर्द समेट के लेके चले जाएँगे। लेकिन जैसे ही वो एक बार वोट लेके निकलते हैं, शाम 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद वो लोग आपको दिखेंगे भी नहीं। कोई मतलब नहीं है कि किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, उससे कोई लेना-देना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको आपस में मेरा क्या होगा, आगे हमको क्या करना है, कैसे मेरा पैसा आएगा, कहाँ से हमको 5% 10% पैसा ले लेना है। बिल्कुल। जैसे कि रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया, बस यही सब में लगे रहते हैं कि रोड बिल्डिंग हो जाए। तो रोड बिल्डिंग से किसी का पेट नहीं भरता है। यही सब मुद्दा को मैं देखते हुए मैं इस विधानसभा में, अब क्योंकि ये मेरा गृह क्षेत्र है, पहले मैं अपना घर को ठीक नहीं करूँगा बिल्कुल। तो आगे मैं किसी को कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो मेरा पहला यही है कि मैं पहले अपने घर को ठीक करूँ। मेरे विधानसभा में गरीबी जो है वो ख़त्म हो गई। इसके कारण मैं इस चुनाव क्षेत्र में इंटर किया। 24 साल हो गए झारखंड को बिहार से अलग हुए। राजनीति का मुद्दा तब भी वही था, अभी वही है। रोज़गार पे लगातार विधायक आते हैं। इससे पहले भी कई ऐसे यहाँ से विधायक प्रत्याशी रहे हैं जो रोज़गार के मुद्दों पे बात करा, स्वास्थ्य के मुद्दों पे बात किया। साथ ही साथ पलायन रोकना सबसे बड़ी चुनौती रही, जो अभी तक पिछले 24 सालों में देखने को नहीं मिला। पावर प्लांट का मुद्दा उठता है, चुनाव खत्म होते ही मुद्दा समाप्त हो जाता है। तुलसी दामर का मुद्दा उठता है, चुनाव खत्म होते ही समाप्त हो जाता है। पंकज चौबे जी के सामने इन चुनौतियों को अगर रखा जाए तो कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? मैं एक-एक करके स्वास्थ्य के मुद्दे पे पहले आ जाता हूँ। हमारे यहाँ जो अभी वर्तमान के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में हॉस्पिटल बनवाया हुआ है और उस क्षेत्र में आज तक हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आया है।
वहाँ सिर्फ और जुआ खेलने के लिए और ताश खेलने का, जुआ खेल रहे हैं लोग, शराब पी रहे हैं और सारे कुकर्म कर रहे हैं। वो कुकर्म के लिए वो 3-3.5 करोड़ का लागत का वो हॉस्पिटल बनाया गया, क्योंकि वहाँ से जिसको आना था वो 10% पैसा आ गया, 5% 10% पैसा हमारे पॉकेट में आ गया, इसीलिए वो बिल्डिंग बना। डॉक्टर के आने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो आदमी अपने गृह क्षेत्र में ये काम नहीं कर सकता है, अपना घर में ये घर को ठीक नहीं कर सकता है, वो बाहर को क्या ठीक करेगा? बिल्कुल। आप क्या अपेक्षा रख रहे हैं कि बाहर को ठीक करेगा और बाहर के बारे में सोचेगा? लेकिन यहाँ की जनता इतनी ज़्यादा मूर्ख हो चुकी है कि वो बस भानु जी आएंगे और कहें का बाबा का हाल चाल बा से किसी, जैसे कि आप एक एग्जांपल में बोलते हैं कि कोई भी गांव में जाएंगे तो 3-4 लोगों का, किसी का मनोज नाम रहेगा, किसी का संजय नाम रहेगा, तो उसी में से हल्ला करें का हो संजय का हाल चाल बा। तो वो हो जाता है कि संजय कोई ना कोई उठेगा, संजय खुश हो गया, अरे हमारा बारे में तो जानत बिड़े। तो ये एक पॉलिटिक्स करने का ये तरीका हो गया। बिल्कुल। और लोग ये सोचते हैं कि अरे इतना बढ़िया भाषण दे के भनुआ गइल बा, इतना बढ़िया राजा बच्चा भाषण दे के गइल बा, इहन से बढ़िया तो कोई है ही नहीं। क्योंकि भाषण पे अगर आप वोट दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप हमें भी मत वोट दीजिए। आप हमारा मुद्दा सुनिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वोट दीजिए, अपने बाल बच्चा लोगों के लिए वोट दीजिए। नहीं तो बाहर जाते रहेंगे, लाश आते रहेगी, आपका ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चला जाएगा, आप मरेंगे, फिर उसके बाद आपका बेटा मरेगा, फिर पोता मरेगा, यही काम होते चल रहा है। तो इसको अगर हटाना है तो कहीं ना कहीं किसी को पहल करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि क्या चुनौतियाँ रहेंगी, बिल्कुल। तो चुनौती हमारे पास कुछ भी नहीं है। कारण है कि ये सब चीज़ हुआ ही नहीं है। उस ऐसे क्षेत्र में बोला जाता ना कि अंधेर नगरी काना राजा वाला स्थिति है। तो यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ ही नहीं है, पहले 25 साल से नहीं, पहले अगले 75 साल से कोई बदलाव नहीं है। बदलाव में यही हुआ कि सेल यहाँ पे था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का यहाँ फैक्ट्री था, उसको बंद करा दिया गया। ये भी राजनीतिक मुद्दा है, वो राजनीति के कारण बंद करा दिया। घघरा माइंस था, मज़दूर लोग वहाँ पे कम से कम 4-5 हज़ार मज़दूर काम करते थे, घघरा और तुलसी दामर मिल के, वो बंद करा दिया गया। तो ये सब चीज़ को इसलिए बंद करा दिया जाता है कि हमारे पीछे घूमेंगे कौन लोग? जब सब लोग काम करेंगे, सबके पिताजी जाके मज़दूरी करके पैसा ले आएंगे, तो हमारे पीछे घूमने वाले लोग भी चाहिए। तो वो घूमने वाले लोगों को इकट्ठा करने के लिए लोग क्या करते हैं कि इसको ही बंद करा देते हैं। और मेरा यही मुद्दा रहेगा कि मैं निश्चित है कि रोज़गार लाऊंगा, कम से कम 18 से 20 हज़ार आदमी का रोज़गार लाऊंगा। ये सुनने में बड़ा लग रहा है कि मैं 18,000 20,000 जब सरकार नहीं देने पाएगा तो आप कैसे देंगे? तो एक प्लान है जिसके तहत मैं कर दूंगा। हमारे यहाँ सेल का 2600 एकड़ ज़मीन है, 2600 एकड़ थोड़ा मोड़ा ज़मीन नहीं होता है। उस ज़मीन को अगर आप किसी को लीज पर ही दे दिए, कोई बड़े बड़े कंपनी को लीज पर दे दिए, उसका सुरक्षा कर देंगे, तो वो कंपनी निश्चित है कि आपके यहाँ आके अपना फैक्ट्री बैठाएगी और वो आपको जॉब देगी। तो सबसे पहला कोई किसी भी एरिया में कोई फैक्ट्री बैठता है तो सबसे पहला प्राथमिकता होता है कि वहाँ के लोकल लोगों को जॉब दिया जाए। तो जब लोकल लोग ही हमारे पास पर्याप्त हैं तो हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अगर 5 से 6 कंपनी को यहाँ पे बैठा दिया जाए तो निश्चित है कि यहाँ का पलायन का पूरी तरीक़ा से पलायन यहाँ से मिट जाएगा। जी, जी। बात अगर पार्टी की करें तो आपने बीएसपी जॉइन किया है, मायावती जी की ये पार्टी है। झारखंड में कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हाल ही के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एक भी सीट न मिलना, फिर इसके बाद विधानसभा चुनाव होना है, पंकज चौबे जी के साथ सामने अगर बातें कही जाए कि बीएसपी को लेकर आप जब मैदान में उतरे हैं, तो जनता किस तरह से इसको अपनी ओर देख रही है? जहाँ तक लोकसभा चुनाव का बात है तो लोकसभा चुनाव में उथल-पुथल तो होता ही रहता है, क्योंकि एक ऐसा टाइम था कि बीजेपी के पास 2 सीट भी नहीं थे। आज बीजेपी पूरे बहुमत में अपना सरकार बना के रखी हुई है। तो आप कैसे ये नहीं बोला जा सकता है कि किसका अप होगा किसका डाउन होगा। डिपेंड करता है कि आपका मुद्दा क्या लेके आप चल रहे हैं और उसमें लोगों को कितना सच्चाई नज़र आ रहा है। मोदी जी के ऊपर लोगों को बहुत सच्चाई नज़र आता था, इसी कारण लोगों ने उनका साथ दिया। अभी सच्चाई थोड़ा उनका कम लगने लगा होगा, इसी कारण से लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। और जहाँ तक बीएसपी ज्वाइन करने की बात है तो आपको एक बात बता देता हूँ कि 9 से 14 तक जब मायावती जी का सरकार था तो करप्शन लगभग में ख़त्म हो गया था। तो लोगों को यहाँ पे यही नज़र आता है कि लोग
बहुत जल्दी हर चीज़ को भूल जाते हैं। जब 9 से 14 में जब मायावती जी का सरकार में इस तरह का चीज़ हुआ कि वहाँ करप्शन नहीं था, तो उनको आगे कंटिन्यू करना चाहिए था। लेकिन लोगों के पास छलावा करने के लिए लोग आ जाते हैं, छलावा करते हैं। हम इस एरिया को पूरा क्या पूरा बाग बगान से भर देंगे, ऐसा लास्ट में क्या होता है कि सोना का मृग बन के लोग आ जाते हैं। जैसे कि जब आपको राम और सीता जी का एक कहानी मैं बता दूं कि जब सीता जी का रावण को हरण करना था, तो उस टाइम लोग सोना का मृग बन के मारीच आ गया था, जबकि होता नहीं है सोना का मृग। तो जब 2 महीना 1 महीना का बात होता है ना, तो लोग सोना का मृग बन के आ जाते हैं। 4.5 साल तक नहीं दिखेंगे, जैसे ही लास्ट आया तो सोना का मृग बन जाएंगे कि मेरे पीछे भागो। बिल्कुल। और उसके पीछे राम जब लग गए तो हम और आप क्या हैं। राम जब उसके पीछे लग जा रहे हैं कि नहीं सोना के मृग को मार देना है, जबकि समझ में उनको था कि क्या है क्या नहीं है। उसी तरह से लोगों को भ्रमित किया जाता है, सोना का मृग बन के लोग इस चुनाव में आ जाते हैं कि अब इस बार जो होगा, पिछले बार जो हम किए लेकिन इस बार हम बहुत अच्छा करेंगे। तो यही एक हमारा सोच है कि कम से कम कोई सोना के मृग को देखकर वोट दबाने ना जाए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक तरफ वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही हैं, दूसरी तरफ एक और छोटे राजा हैं जो भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं। दोनों की जनसंपर्क काफ़ी तगड़ी है, फैन फॉलोइंग है। पंकज चौबे जी नए हैं। जनता में कैसे भरोसा जताइएगा आप, उनको कैसे उनके दिल को जीतिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आपके साथ युवा हैं, पहली बार चुनाव लड़ने आए हैं, तो जनता कैसे भरोसा जताएगी आपके ऊपर, इसको आप कैसे क्या-क्या उनके सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, किन-किन मुद्दों को रख रहे हैं, कैसे वो आपकी बातों को समझ पा रही है? अगर बोला जाए तो 2009 से हमारा फैमिली चुनाव में है, लेकिन विधायक का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग समाज सेवी नहीं हुए। आप 2009 में हमारा भाई ने जिला परिषद के लिए स्टार्ट किया था, जिला परिषद लड़ा था जिसका नाम नीरज चौबे हुआ, लगभग लोग उनको जानते हैं। उसके बाद फिर हमारे पिताजी सक्रिय रहे, कभी कंबल देना, कभी भूखों को खाना खिलाना, इस टाइप का हमेशा वो काम करते रहते थे। जहाँ तक उनका बन पड़ता था वो काम करते थे। इसी कारण से आप देखिएगा कि कम से कम लोग हमारे प्रखंड में, तो दूसरे जगह का नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे प्रखंड में शायद ही ऐसे लोग होंगे जो हमारे भाई और हमारे पिताजी को नहीं जानते होंगे। इससे पहले सीके चौबे जी हमारे चाचा हुए, जो अब स्वर्गीय सीके चौबे जी, वो यहाँ के पंचायत के मुखिया रहे। उसके बाद उनके लड़के शैलेश चौबे जी मुखिया हुए। तो कहने का मतलब हम लोग का राजनीति तो बहुत पहले से है, लेकिन इस बार सिर्फ इतने छोटे छोटे राजनीति से हम लोगों का काम नहीं चलेगा। इसी कारण मैंने बोला कि विधानसभा में बैठ के ही कुछ हो सकता है। मैं सिर्फ विधानसभा में जाकर अपना तिजोरी भरने वाला काम अगर करें कि कैसे तिजोरी में हमारा पैसा आएगा, उसी के ऊपर यहाँ लोग काम करते हैं, जाते हैं, चाहे ये राजा हो या वो राजा हो। 25 साल आप लोगों ने देख लिया कि राजा आते जा रहे हैं, ये राजा कभी आ रहे हैं, कभी वो राजा आ रहे हैं, तो कितना दिन तक और देखा जा सकता है। तो चुनौतियाँ जो मुझे लग रहा है, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि चुनौती है ही नहीं। जब आप काम किए रहिएगा तब चुनौती होगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपने 10th और 12th में टॉप कर लिए हैं तो आईएएस भी आप निकाल ही लीजिएगा। आईएएस के टाइम में हो सकता है कि आपने इतना गड़बड़ कर दिया, 10th-12th में तो आपने बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन आईएएस में आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो उसके लिए गहरा प्रिपरेशन चाहिए। तो यहाँ पे पहले से कोई तैयारी है ही नहीं, पहले से आपने कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि मैं मिनिमम भी यहाँ 1.5 लाख प्लस वोट से मैं यहाँ से निकलने का कोशिश करूँगा। कारण है, और वो भी 1 लाख वोट नहीं आ रहा है, वो यहाँ के जनता मूर्ख होगी वही नहीं देगी, क्योंकि यहाँ जब 20 साल 25 साल से कोई काम नहीं होने पाया है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे और क्या काम हो सकता है। जी। पिछले लगभग 10 से 12 दिनों से लगातार आपकी जनसंपर्क यात्रा चल रही है, तो ऐसे में जो जनता है वो आपसे किन-किन मुद्दों के सामने रख रही है? क्योंकि अमूमन प्लान तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही इस क्षेत्र का, लेकिन रोज़गार की बातें भी सामने आ रही है, जैसा कि आपसे जो बातें हुई उसमें साथ ही साथ बदलाव, सबसे ज़्यादा जो लोग बदलाव चाह रहे हैं। नीरज चौबे जी के सामने, पंकज चौबे जी के सामने जो ये सारी चीज़ें जो आ रही है, जब आप मैदान में हैं, आपको जब फाइनली टिकट जब आपके हाथ आएगी, जब आप एक बार फिर से जब उनसे वोट मांगने की अपील करेंगे, तो कैसे इन चीज़ों को आप डिकोड कर रहे हैं कि हाँ, मैं फाइनली वही शख्स हूँ जो बदलाव करूँगा, विधानसभा क्षेत्र एक अलग नाम पे होगा,
और जो पुराना चीज़ें चली आ रही है वो कुछ भी नहीं दिखेगा? देखिए, मैं इस सारे आपने जितना भी सवाल किया उसका एक ही जवाब है। मैं यहाँ 60 साल का नौकरी लेने के लिए नहीं आया हूँ। आप लोगों के सामने ये ऐसा नहीं है कि मैं आईएएस निकाल लिया तो मैं 60 साल तक मुझे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। निश्चित है 5 साल का नौकरी माँगने के लिए आए हैं। जब अच्छा जैसे एडहॉक बेसिस पे होता है, अगर अच्छा नहीं लगता है तो एडहॉक बेसिस वाले को निकाल दिया जाता है। तो आप लोग अगर 5 साल के लिए मौका देंगे तभी मैं ये बता सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ और अच्छे-अच्छे लोग इसमें सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि ये कहाँ से क्या हो गया। जैसे कि एक और एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ कि हमारे माननीय मंत्री जी मिथिलेश ठाकुर जी जो हैं, वो 3 साल में 5 साल मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि 2 साल कोरोना पीरियड था। बिल्कुल। 3 साल में उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया। हमारे पूरे जो क्षेत्र है, गढ़वा क्षेत्र है, उसको अलग-अलग तरीक़ा से अलग-अलग वर्गों में देखा जाए, तो वो पलायन वहाँ लगभग में रुक रही है, गढ़वा क्षेत्र में। कारण है कि वहाँ बहुत सारा रोज़गार आ गया। एक जैसे कि एक पार्क ही बन गया, तो पार्क बन गया तो उसके बाद ही आप देखिएगा कि वहाँ लोग 500 से 1000 5000 से 10,000 लोग पर डे जा रहे हैं। हुँ, 10 रुपये का ही टिकट अगर ले रहे हैं तो लोगों के मन में आ रहा है 10 रुपये का टिकट के हिसाब से अगर 10,000 को देखा जाए तो 1 लाख रुपये सरकार के पास जा रही है। हुँ, लेकिन 500 से 600 लोग वहाँ रोज़गार। आप ये भी बोल सकते हैं कि नहीं वहाँ तो 5-10 लोग काम करते होंगे, लेकिन अगल-बगल कोई जो फुचका बेच रहा है, कोई टेम्पू वाला है, कोई आपको बगल में रेस्टोरेंट खोल दिया, कोई चाय बेचना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से मिनिमम भी, ये तो 500 मैं मिनिमम बोल रहा बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। उससे ज़्यादा लोग उससे प्रभावित हुए हैं। और वो इस तरह से हुए हैं कि अब उन लोगों को लगता है कि हम लोग का गढ़वा कुछ बदलाव में है। मैं वही चीज़ यहाँ पे चाहता हूँ। इसमें ये नहीं है कि मैं पार्टी के विशेष पे नहीं जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर सकती है या आपको बीएसपी बहुत अच्छा काम कर देगी या तो फिर आपको आरजेडी, कांग्रेस, हुँ, जेएमएम कोई अच्छा काम कर देगी। ये पर्सनल लेवल का चीज़ है। ये विधानसभा है, ये कोई लोकसभा नहीं है कि 6-7 विधानसभा मिल के एक लोकसभा बना, वहाँ कोई पता ही नहीं है कि कौन क्या हो जी, रहा है। जी, बिल्कुल। ये विधानसभा है। विधानसभा इसीलिए बनाया जाता है कि मेन स्टेट में जाके कुछ बोल सके आप अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों के बारे में। तो अपने लोगों को बोलने के लिए किसी का पार्टी का ज़रूरत नहीं है कि हम इस पार्टी के तले हैं। हुँ, वो लोकसभा में आप लोग देखिए कि आपको किसको देना है। आप लोकसभा में आप मोदी जी को देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी को देख रहे हैं। लेकिन विधानसभा में कभी भी आप पार्टी के ऊपर नहीं जाइए। विधानसभा में आप जाइए कि आपके लिए कौन काम कर सकता है, उसी उसी मुद्दा पे मैं आगे बढ़ूँगा। मुझे कोई भी पार्टी और ये से पार्टी पॉलिटिक्स में किसी को भी अच्छा और बुरा नहीं बोलता हूँ। पंकज जी, ये भी कह सकते हैं कि आप निर्दलीय तौर पे भी जनता का सपोर्ट पा सकते थे, लेकिन आपने पार्टी ही क्यों चुना? क्यों आपको डर लग रही थी कि अगर आप अकेले निर्दलीय उतरेंगे तो जनता का उतना समर्थन नहीं मिलेगा, पार्टी बेसिस पे आएँगे तो क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आज है लोग अपने जात को वोट देना देते हैं, लोग अपने दामाद ढूँढते हैं, नेता नहीं ढूँढते। तो पंकज जी के साथ क्या-क्या चुनौतियाँ हैं कि अगर वो निर्दलीय लड़ते तो उनको भी इन सारी चीज़ों को सोचना पड़ता? देखिए, मैं निर्दलीय भी लड़ूँगा तो मुझे कोई सोचना नहीं पड़ेगा। कारण है कि मैं एक मुद्दा लेकर आया हूँ। उस मुद्दा पे मैं लड़ने के लिए आया हूँ और वो मुद्दा मैं कहीं न कहीं उसको फुलफ़िल करके ही रहूँगा। अगर मुझे जनता चुनकर विधानसभा कुर्सी पर बैठाती है, तो कहीं न कहीं मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तो मैंने इसलिए आपको तो मैं अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया कि मैंने देखा कि 9 से 14 वाला कार्य में मैं बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया था। तो उनके ही विचारों को मैं आगे लाना चाहता हूँ कि उनके लोगों को कम से कम पिछड़े अति पिछड़े लोगों को ये विश्वास हो कि नहीं, ये ऐसा नहीं बोला जाए कि ये फॉरवर्ड कास्ट के हैं तो फॉरवर्ड कास्ट में ही जाएँगे। हुँ, तो जैसे कि मैं फॉरवर्ड कास्ट का हुआ तो फॉरवर्ड कास्ट में लोगों को विश्वास ऐसा लगता है कि फॉरवर्ड कास्ट वाला बड़े कुछ नहीं करिए हुँ, से हमन के कुछ सोचियन नहीं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि फॉरवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट ना समझे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ समझे कि एक इंसानियत को समझे। आप कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं, कहीं कुछ किसी से अगर आप पैसे लेने के लिए, तो उस पैसे पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है कि वो किस पैसे से होकर आपके पास आया जी, हुआ जी, है। उस बिल्कुल। पैसे का महत्व है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई दूसरे जाति के लोग हैं, अगर वो उस पैसे को छू दिए तो आपका पैसा का वैल्यू कम हो गया। हुँ, तो जब वैल्यू कम नहीं हो सकता है,
तो हमारा वैल्यू आप कैसे कम कर दीजिएगा? आपने वोट देने से पहले हमारा वैल्यू को कैसे आप तौल सकते हैं कि आप फॉरवर्ड कास्ट के हैं कि वो आप बैकवर्ड अब पिछड़ा अति पिछड़ा के हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई परेशानी होगा मैं बीएसपी से लड़ूँ या मैं निर्दलीय लड़ूँ। लेकिन बीएसपी मेरे लिए बहुत ही अच्छा 9-14 वाला जो मैं बात बोलूँ उसमें बहुत ही अच्छा मैंने उनका कार्यकाल देखा, जिसके कारण मैं प्रभावित होकर उनसे आया हूँ। कोई मुझे डर नहीं है कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। जनता के सामने अगर मैं जाऊंगा तो पिछड़ा अति पिछड़ा लोग भी हमारे लिए और बैकवर्ड लोग भी हमारे लिए निश्चित है कि एक एक बार तो उनके सोच में आएगा ही कि नहीं, किसी आदमी को ऐसा लोगों को दिया जाए जो कि हमारे बारे में पढ़े लिखे लोग को दिया जाए, जो हमारे बारे में सोच सकता है, बिल्कुल। हमारे लिए कुछ कर सकता है। ऐसा लोग को नहीं देने हैं कि बस गए विधानसभा में तिजोरी भरने का काम किए और आगे का बाबा का हाल चाल का दादी पेंशन मिलत बा। तब बिल्कुल। पेंशन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। कोई यहाँ पे कोई आपको विधायक पेंशन नहीं दे रहा है। विधायक को ये नहीं कर रहा है कि हम पेंशन दे दिया। अरे वो एगो जुमला बा कि का दादी का पैसा मिलत बा, टाइम से मिलत बा ना। अरे आप टाइम से दिलवा दीजिएगा। आपका इतना हैसियत हो गया है कि आप टाइम से दिलवा सकते हैं किसी को पैसा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट सबको पैसा डालती है, वो जात पात देखकर पैसा नहीं डालती। इसमें मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि बीजेपी है तो, अगर वो कांग्रेस भी रहती तो भी वो पैसा डालती, बीजेपी है तो भी डालती। तो मतलब इस बार आपने वर्तमान और इससे पहले जो विधायक रहे उनको खुली चुनौती दे दिया है कि भाई एक पंकज चौबे भी आ गया है जो इस बार छोड़ने वाला नहीं है। नहीं। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो उससे कई गुना राजनीति मेरी होगी। एकदम ये सही बात है, क्योंकि बच्चा ही आगे चलकर बड़ा होता है। तो कभी ना कभी इन लोग भी स्टार्ट किए होंगे और जीते होंगे। तो ऐसा कभी भी मैं ये सोचने पर कभी मजबूर नहीं रहता हूँ कि मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड तो मेरा है ही। आप अगर कि मेरा फैक्ट्री है तो मेरा तो बैकग्राउंड है ही कि मैं उस फैक्ट्री को कैसे चलाऊँ। बिल्कुल। तो उसी तरह से मेरा राजनीति तो बैकग्राउंड है ही। राजनीतिक बैकग्राउंड से हमें कोई इशू नहीं है। हाँ, कोई ऊपर नीचे बस यही है। कोई अब मान के चलिए आज के जो प्रतिनिधि हैं वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो पहली बार ही लड़ेंगे। आज तक वो विधानसभा देखे हैं, अब उनको 6 विधानसभा देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उनके लिए पहली बार ही होगा। तो ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कि एक बार और 6 माने एक बार से हम हैं कि 3 बार से हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। एक तरफ अगर वर्तमान विधायक की बात करें तो बीजेपी के टिकट पे हैं, आप इधर बीएसपी के टिकट से लड़ रहे हैं। तो जनता मोदी लहर भी कहीं न कहीं काम कर रही है। हालाँकि अभी लोकसभा चुनाव में वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। तो कैसे लग रहा है आपको कि बीएसपी कड़ी टक्कर देगी बीजेपी को, साथ ही और भी पार्टियाँ जो रहेंगी? कैसे पार पाना इतना आसान होगा? क्या कुछ आपने एनालिसिस किया है, कुछ तैयारियाँ करी है कि कैसे आप टक्कर देंगे? लोगों के मन में मोदी का वो एक अलग ही जुनून सवार है कि हाँ बीजेपी कमल छाप, बीजेपी मतलब मोदी। तो इन पंकज चौबे कैसे लड़ेंगे? कैसे जनता को समझाएँगे कि भाई ये चीज़ें हैं, हम ये करने वाले हैं? देखिए, मोदी लहर अगर बोला जाता तो मोदी जी का को कितने वोटों से वो जीते हैं बस यही आप देख लेते तो आपको समझ में आता। जो सबसे सर्वोत्तम उच्च सीट पर बैठा हुआ है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसको जनता नकार सकती है। तो यहाँ की जनता तो निश्चित है कि इतना तो समझदार है, और ख़ास करके जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, नए जनरेशन के लोग हैं, इतना तो समझदार हैं ही कि किसको चुना जाए और किसको नहीं चुना जाए। और जहाँ तक कि मोदी लहर कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस बार 240 मात्र 240-41 सीट पे मोदी जी नहीं टूटे रहते। अयोध्या जैसा सीट जहाँ पे उन्होंने राम जी का स्थापना किया, अयोध्या जैसा सीट को जब वो हार गए तो दूसरे सीट के लिए क्या सोचा जा सकता है? कोई भी बीजेपी, और मैंने एक बार पहले ही आपको बताया कि कोई बीजेपी आपके मुंह में खिलाने के लिए नहीं आएगा। बिल्कुल। कोई कांग्रेस नहीं खिलाने आएगा, कोई भी पार्टी गठबंधन से लीजिएगा वो आपके मुंह में खिलाने नहीं आएगा। जो भी करना होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के विधानसभा के लोग ही कुछ कर सकते हैं। विधानसभा का जनता जिसको चुनेगी वही करेगा। वहाँ ऊपर से कोई कमल छाप लेकर कमल का फूल आपको देने के लिए नहीं आ जाएगा। बिल्कुल। शपथ पत्र जब अगर आप लॉन्च करेंगे, जनता के सामने आएगी, तो कौन-कौन मुद्दे विशेष तौर पे रहेगी? क्योंकि रोज़गार की बात हो ही गई, शिक्षा की बात हो ही गई, साथ ही साथ स्वास्थ्य की बात हुई। इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपके मन में चल रही है, जो आप धरातल पे लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये 3 मुद्दे जब सही हो जाएँगे ना तो सारा मुद्दा अपने आप, सारा कुछ अपने आप सही हो जाएगा। कारण है कि मैं बोलता हूँ कि मुझे रोड नहीं चाहिए,
मुझे नाली नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, 15,000 की नौकरी दे दो और मैं खुद से अपना घर बना सकता हूँ। अपने सामने का रोड हम लोग चंदा इकट्ठा करके रोड को कर सकते हैं। तो आप रोज़गार को देखिए और किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। जी, शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए, वो यहाँ का मूलभूत अधिकार है। ये धरती हम लोगों की है और किसी की नहीं है। तो बिल्कुल। इस धरती पे जो भी शिक्षा और स्वास्थ्य हम बाहर जाकर क्यों लें, वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? क्यों हम लोग को रांची जाना पड़ रहा है? क्यों हम लोगों को बनारस जाना पड़ रहा है? क्यों हम लोग को दिल्ली जाना पड़ रहा है? हमारे यहाँ क्यों ये व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या ज़मीन की कमी है, संसाधन की कमी है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सोच की कमी है, जो कि लोग समझ गए हैं कि खाली एक एक पौवा दारू और थोड़ा-सा ये मटन चिकन देकर और वोट ले लिया करेंगे। बिल्कुल। तो इस बार उनको सोचना पड़ेगा कि इससे जनता आप बरगलाने से काम नहीं चलेगा। इस बार आप अपने एक बार आप जो भी वोटर हैं, वो एक बार अपने दिल पे हाथ रख के ये सोच के बोलें कि किस टाइम हम अपने बच्चा का शिक्षा के लिए वोट दिए हैं, किस टाइम उसका रोज़गार के लिए वोट दिए हैं। इस बार शिक्षा और रोज़गार और स्वास्थ्य के लिए आप वोट दीजिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म दे रहा है तो हम लोगों को रांची जाके जन्म दिलाना पड़ेगा। बिल्कुल। बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना है तो लाख रुपया देकर और बाहर जाकर कराना, बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना है। यहाँ पे वो व्यवस्था हो सकती है। हॉस्पिटल बन रहे हैं 4-4 5-5 करोड़ के, उसमें डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या संसाधन की कमी है? डॉक्टर आप क्यों नहीं लाने पा रहे हैं? बिल्कुल। आप अपने एरिया में नहीं लाने पा रहे हैं, फिर भी जनता को मूर्ख बनाए जा रहे हैं, चाचा काकी बोल के वोट दिए जा रहे हैं। लोग यहाँ पे कहीं पे पान की दुकान पे और खैनी के दुकान पे खड़ा होकर ये बात करते हैं कि अबरी बार तो बड़ी बढ़िया भाषण दिले, अबरी बार बुझात हो कि निकल जाओ। अरे बेवकूफ़, ऊ नइखे निकलत, तोहन निकालत बा। उसके वोट का कीमत उसके वोट की कीमत जो है वो आपके वोट की कीमत से ज़्यादा नहीं है। वो भी एक ही वोट देता है, आप भी एक ही वोट देते हैं, हम भी एक ही वोट देंगे। तो हर लोग एक वोट ही दे सकते हैं, दूसरा वोट देने की औकात नहीं है। ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि दूसरा वोट आप दे सकते हैं। तो जब एक वोट ही दे सकते हैं, अपना वोट की को एक पौवा और 200 रुपया और 1000 रुपया में क्यों आप बेच दे रहे हैं? 1000-2000 रुपया लेकर और 5 साल के लिए आपका वोट ले लिया और वो उसी 1000-2000 से हज़ारों करोड़ कमा रहा है। वो वहाँ से हज़ारों करोड़ रुपया दे रहा है, आप ही लोगों से कमा के आप लोगों के बीच में 10-20 करोड़ रुपया सिर्फ़ और सिर्फ वोट लेने के लिए बाँट रहे हैं। अरे 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ इसलिए लगाइए क्योंकि वो उन हम लोग का जनता के बीच में वो पैसा आना चाहिए। वो दारू और मद और वोट माँगने के लिए 2 दिन के लिए नहीं देना चाहिए। तो ये चीज़ शुरू से होते आ रही है। इसको बदलाव के रूप में अगर देखा जाए तो लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। इसी कारण 70-75 साल से जो सरकार बनी हुई थी, 70 साल के बाद 60 साल के बाद सरकार ने सारा जनता पटक दिया उसको। तो वही पटकनी इस बार फिर से हमारे विधानसभा में होगी। जनसंपर्क जो यात्रा आपकी चल रही है, अगली यात्रा कौन-कौन इलाके में होने वाली है? देखिए उसका तो रोड मैप तैयार हो रहा है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि कहाँ-कहाँ करना है, लेकिन मेरे 9 विधानसभा में 9 प्रखंड में 9 प्रखंड में हर जगह मेरा जनसंपर्क चलता रह रहा है और आज भी चल रहा है। मैं भी कहीं जाता हूँ और मेरे कम से कम जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो समझ चुके हैं हमें, वो हमारे साथ बहुत स्पीड में जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ़ बोलने के लिए बोल रहा जी, हूँ। बिल्कुल। जब आप हर जगह घूमिएगा तो आपको जनाधार पता चलेगा कि किसके साथ है। 99% नहीं, पूरे 100% लोग, मुझे विश्वास है कि अगर वहाँ के लोकल लोग उनको ना भरमाएँ तो 100% के 100% लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ही चुनेंगे, दूसरे को नहीं चुनेंगे। जी, जी। अच्छा लगा आपसे बातें करके। जाते-जाते धन्यवाद। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से सिर्फ़ एक ही बार आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि कम से कम इस बार जो 25 साल से होते आ रहा है उसको छोड़ें और इस बार सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए वोट दें। अपने लिए वोट मत दें, अपने बच्चों के लिए दें, उनके जान के लिए दें, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दें। ऐसा ना हो कि इस बार हाथ से मौका निकला तो ये मौका निकल ही जाए। एक टाइम आता है सबके लिए, जिस टाइम हम लोगों को सोचना पड़ता है। जब लोग बच्चा होते हैं तो बच्चे में क्या करते हैं कि धीरे-धीरे बड़े होते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जिस टाइम उनको अपने कंधे पे ज़िम्मेवारी उठानी पड़ती है, तो ये ज़िम्मेवारी आप लोगों के बीच में है। मेरा जो बात है मैंने आपके माध्यम से हर जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो बात समझ में आए तो आप लोग इस जनसंपर्क को और हमारे साथ जुड़ने की क्रम को लगातार 100 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़ाएँ और हमसे जुड़ें। थैंक यू सो मच हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ आज भावी विधायक प्रत्याशी पंकज चौबे जी जुड़े थे,
जिन्होंने साफ साफ तौर पे ऐलान कर दिया है, भैया हम झुकने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। यानी कि हमारी शुरुआत हो गई है। शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, रोज़गार पे काम करेंगे। वर्तमान आ जाए, भूत आ जाए, या नया लड़का फ्यूचर गढ़ के रहेगा, भवनाथपुर विधानसभा की तकदीर बदल कर रहेगा। हमारे साथ बने रहिए, फिर इनसे मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे। इसी तरह से लगातार ऊर्जावान इंटरव्यू होती रहेगी और साथ ही साथ बटन कहाँ दबाना है, चुनाव कब अपडेट आएगा, सारी चीज़ें हम आपको लेकर ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।